नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो फाइनली आरबीआई ने कर दिया रेट कट और यहाँ पर उनका क्या स्टैंस रहा है, आगे का क्या आउटलुक रहेगा, चलिए उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। तो आरबीआई ने सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो करा है इंटरेस्ट रेट कट। और रेट कट जो आया है, जो एक्सपेक्टेड था 25 बेसिस पॉइंट का, वही हुआ। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर ये भी हुआ है कि उनका आउटलुक क्या है, वो थोड़ा सा देखने वाला चीज़ है। और आउटलुक ये रहा है कि आरबीआई का जो स्टैंस है, मतलब उसका जो आउटलुक है, वो एक न्यूट्रल स्टैंस है। अब न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब ये होता है उनका मेन दो कंसर्न है और आपका पॉजिटिव्स भी है, उसमें कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। अब यहाँ पर नेगेटिव कंसर्न्स क्या है? नेगेटिव कंसर्न्स यहाँ पर है, एक हो गया आपका जियो पॉलिटिकल रिस्क। यहाँ पर थोड़ा सा इसको अच्छे से नोट डाउन करते हैं। यहाँ पर उनका एक्चुअली जो स्टांस आया वो थोड़ा न्यूट्रल स्टांस आया। अब यदि ये देखा जाए, बहुत ही बैलेंस्ड पॉलिसी आई। न्यूट्रल स्टैंस में सबसे पहले यदि मैं नेगेटिव्स की बात करूं तो नेगेटिव्स आपका सबसे पहला हो जाएगा जियो पॉलिटिकल रिस्क। आरबीआई को मेन कंसर्न अभी जो है वो थोड़ा जियो पॉलिटिकल रिस्क थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि सिचुएशन आप देख सकते हो कि अभी टैरिफ वॉर का बहुत ज़्यादा हल्ला बोल हो रहा है और यहाँ पर ट्रंप वर्सेस चाइना चल ही रहा है, और उसके बाद बीच बीच में कुछ ना कुछ इधर चीज़ें हो रही हैं। दूसरा यदि मैं बात करूँ तो उनका जो मेन कंसर्न है जियो पॉलिटिकल रिस्क के बाद, वो है आपका रूपी डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर आरबीआई का कंसर्न है, लेकिन उसके लिए हमारे जो आरबीआई गवर्नर हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पे जितना मेहनत हो सकता है, इसको जितना हो सकता है आरबीआई कोशिश कर रहा है ठीक करे, राइट। तो ये रूपी का डेप्रिसिएशन जो हो रहा है उसको भी एक कंसर्न में आरबीआई ने कंसिडर कर रखा है। अब यहाँ पर यदि मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो पॉजिटिव क्या है, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। मेन पॉजिटिव यहाँ पर ये है कि अभी आरबीआई जो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो कोर इन्फ्लेशन के साथ साथ यहाँ पर जो फूड इन्फ्लेशन रहेगा, फूड इन्फ्लेशन मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन है, वो बहुत कंट्रोल में रहने का अनुमान है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि जो फूड इन्फ्लेशन है, जैसे पहले बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, अब वो अच्छा खासा कम होकर आना चाहिए। दूसरा यहाँ पर पॉजिटिव ये रहेगा कि आरबीआई एक्सपेक्ट करता है कि इस क्वार्टर से अब सारी चीज़ें सही होने स्टार्ट हो सकती है। और यहाँ पर अब आरबीआई का फोकस जो है वो ग्रोथ की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ठीक से देख लेते हैं। आरबीआई का जो मेन फोकस है इकोनॉमी में, वो ग्रोथ की तरफ ज़्यादा है। यानी कि अब आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन्फ्लेशन कम होगा और ग्रोथ बढ़ेगा। और यहाँ पर खाली दो चीज़ें नेगेटिव ये रही हैं कि जियोपॉलिटिकल रिस्क रह सकता है, और यहाँ पर रुपी डिप्रिसिएशन का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, जिसको आरबीआई कोशिश कर रहा है मैनेज करने का। अब देखो, जियोपॉलिटिकल रिस्क जो रहता है वो तो आपका एक एक्सटर्नल फैक्टर है, तो वो तो आरबीआई के हाथ में है ही नहीं, तो वो कुछ भी हो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इससे रिलेटेड क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड आपका है रुपी डेप्रिसिएशन। ये आरबीआई के हाथ में है। तो ये यदि आरबीआई के हाथ में है, जिसको आरबीआई जितना हो सके ठीक करने की कोशिश कर रहा है, मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक ओवरऑल जो स्टांस था आरबीआई का, या ओवरऑल जो पॉलिसी थी आरबीआई की, ये यहाँ पर आपको देखने को मिला। अब यहाँ पर इसका रुख बाजार पर क्या बढ़ा, चलिए वो देखते हैं। तो बेसिकली यदि आप निफ्टी की देखो, तो यहाँ पर आपको जैसे बताया गया था कि वॉलेटाइल सेशन रह सकता है। इसके थोड़े से शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पर आते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पर यदि आप देखो, तो पहले जिस टाइम से आपका आरबीआई का जो पॉलिसी स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर एक पहला डिप मिला, फिर उसके बाद एक वापस से धीरे धीरे चढ़ा अच्छा खासा, और यहाँ पर वापस से चलो प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए था, जो उम्मीद थी। लेकिन उसके बाद अचानक से बहुत अच्छा खासा गिरावट आया और वापस से चढ़ा, मतलब यहाँ पर चढ़ना स्टार्ट हुआ। तो ये क्या हो जाता है, कभी कभार इसके दो रीज़न निकल सकते हैं। सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि एफआईआईज जो है वो, समझ लो इसके बाद, मतलब टाइमिंग के हिसाब से आप देखो किस टाइम से आया। ये आपका टाइमिंग था लगभग लगभग पौने 2 बजे के आसपास। तो उस टाइम पे कुछ ग्लोबल मार्केट्स खुलते हैं, जो एफआईआईज को सेलिंग करनी थी उन्होंने सेलिंग करा। उसके बाद यहाँ पर हो सकता है डीआईज ने बाइंग किया होगा, या फिर कुछ एफआईआईज ने बाइंग किया होगा। बिकॉज यहाँ पर दो पॉलिटिकल स्टांस भी थोड़ा सा आ जाता है। पॉलिटिकल स्टांस क्या आ जाता है कि दिल्ली में इलेक्शंस है, तो इलेक्शंस में अब उनका ये व्यू था कि कौन जीतता है, अरविंद केजरीवाल जीतते हैं या फिर बीजेपी जीतती है। अब यहाँ पर यदि आम आदमी पार्टी की बात करूँ मैं, तो फिलहाल जो न्यूज़ आ रही है वो अभी अरविंद केजरीवाल जो है वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी लौटती हुई दिखाई दे रही है। तो मैंने आपको जैसे पहले ऑलरेडी बताया था कि यदि मान लो आम आदमी पार्टी जीतती है,
तो बाज़ार को दिक्कत कुछ नहीं होगी, यहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं होगी और यहाँ पर बाज़ार एक मतलब इसको नॉन इवेंट की तरह मानेगा, यानी कि बाज़ार क्या रहेगा, बाज़ार रहेगा स्टेबल। और यदि बीजेपी जीतती है तो ये माना जाएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों मिल करके एक तरीके से डबल इंजन की सरकार, जो ये लोग क्लेम्स करते हैं, डबल इंजन की सरकार यहाँ पर चलती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पर ये अच्छा भी है ना, देखो यहाँ पर क्लेम करने का मतलब ऐसा नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पर मतलब ये होता है कुछ कुछ सेंटर की पॉलिसीज़ जो स्टेट इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डिफरेंट होती हैं, वो एक अलग मैटर है। अब यदि मान लो दोनों स्टेट में, यानी कि स्टेट और सेंट्रल दोनों में यदि बीजेपी है या पर्टिकुलर कोई पार्टी है, तो उससे क्या रहता है, पॉलिसी जो बनता है सेंटर में वो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होता है स्टेट में, तो उससे क्या होता है, यहाँ पर इकोनॉमी अच्छा खासा बूस्ट करती है। तो स्टेबिलिटी के साथ साथ यहाँ पर पॉजिटिविटी भी आ जाती है। तो फिलहाल देखा जाए तो बाज़ार इसका थोड़ा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस या पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा सकता है। लेकिन क्योंकि ये स्टेट इलेक्शंस है, तो अब यहाँ पर मेन फैक्टर क्या होता है, आपको ये सोचना चाहिए। मेन फैक्टर ये होता है कि अभी रिसेंटली बीजेपी लगातार लगभग शायद ये तीसरी या चौथी जीत पाएगी यदि बीजेपी दिल्ली में आ जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर बीजेपी और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस। चाहे आप हरियाणा की बात करो, और 2 स्टेट्स शायद अभी थे जिसमें बीजेपी जीती है, तो उस वजह से बाज़ार बीजेपी को, यानी कि करंट रूलिंग पार्टी को और स्ट्रॉन्ग यदि मानता है, तो उस पर थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन बाज़ार में देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल बात किया जाए तो न्यूज़ कुछ भी बने, यहाँ पर बाज़ार स्टेबल या पॉजिटिव रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि पर्टिकुलर अगले हफ्ते के सेशन के लिए हमारे पास क्या क्यूज़ रहेंगे, उसके लिए थोड़ा सा डेटा को और टाइम फ्रेम को बड़ा करते हैं। अब यदि मैं एक लार्जर पिक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर हमारा एक वेव था पहला, फिर ये दूसरा, फिर अभी तीसरा कंप्लीट हुआ नहीं है, ये तीसरा एक्चुअली बढ़ेगा और आगे। और यहाँ पर यदि मान के चलो थोड़ा सा एक, यदि मैं सिंपल एक एनालिसिस ही करूँ, तो फिलहाल देखा जाए तो निफ्टी ने लार्जर डिग्री में हम एक फर्स्ट वेव कंप्लीट यहाँ पर इस पॉइंट पर किया है, और यहाँ पर एक शॉर्टर डिग्री या स्मॉलर डिग्री में निफ्टी ने सेकंड वेव कंप्लीट किया। तो अप साइड का मोमेंटम अभी ज़्यादा बनना चाहिए यहाँ पर। वो एक ओवरऑल मैं हफ्ता का बात करूँ पूरा, तो इस हफ्ते का हाई कितना था, इस हफ्ते का हाई था आपका लगभग मान के चलो 23,800, और इस हफ्ते का लो था लगभग 23,200। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास अप साइड का मोमेंटम ज़्यादा बनना चाहिए, और क्योंकि डाउन साइड का मोमेंटम उतना नहीं बनना चाहिए, यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर है, वो है आपका 23,450, जो कि कल के पर्टिकुलर सेशन का लो है, फ्राइडे का लो है। क्यों यहाँ पर ये सपोर्ट बनना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर 20 डेमा है, ये इस चीज़ को ध्यान रखना। ये हो गया आपका सपोर्ट जोन। यदि और नीचे टूटता है तो 23,350 बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन का लेवल है, जिसको निफ्टी नहीं तोड़ना चाहिए, और एक साइकोलॉजिकल मार्क मान के चलो 23,200। तो ये एक ब्रॉडर रेंज नीचे का हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ कि ऊपर के सेशन में क्या हो सकता है। एक्सपेक्टेशन ये है कि कल एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर ऊपर के लेवल्स हमें क्या देखने को मिल सकता है, चलिए वो देख लेते हैं। अप साइड में एक छोटा सा रेजिस्टेंस 23,610, तो उसको मैं नहीं मानता हूँ, मैं सीधे 23,800 की बात करता हूँ। इसके ऊपर यदि निफ्टी निकलता है तो थोड़ा सा और टाइम फ्रेम एनालिसिस करके यदि मैं देखूँ तो निफ्टी में ऊपर में फिलहाल उतना रेजिस्टेंस नहीं है। सीधे सीधे मैं मान के चल सकता हूँ कि निफ्टी और ऊपर जाने के लिए रेडी है, और सीधे सीधे 24,000 का लेवल निफ्टी क्रॉस कर सकती है, और इस हफ्ते 24,250 ये लेवल निफ्टी आपको दिखा सकती है एकेडमिकली इस हफ्ते। तो ये हो गया आपका पूरा हफ्ता का एनालिसिस। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं इसके डेली एनालिसिस में, मतलब यानी कि कल के पर्टिकुलर सेशन में निफ्टी में क्या हो सकता है, चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर यदि आप देखो तो एक गैप अप ओपनिंग का एक एक्सपेक्टेशन बन सकता है, और उसकी वजह से यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि निफ्टी आपका लगभग 23,650 के आसपास खुलना चाहिए, 100 पॉइंट। ठीक है। अब यदि मान के चलो निफ्टी ऊपर में पहला रेजिस्टेंस 23,650 है, इसके ऊपर यदि जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधे सीधे आपका लगभग 23,000 छोटा सा आता है, 23,680 725। तो यहाँ पर आप मान के चलो 725 दूसरा रेजिस्टेंस है, और फिर तीसरा आपका 23,775 है। ठीक है, मैं 800 फिलहाल के लिए नहीं मान रहा, हो सकता है कि 800 से ही पहले ही घूम जाए, वो एक अलग बात है। अब यदि मैं और नीचे की बात करूँ तो नीचे में क्या हो सकता है, यदि प्रॉफिट बुकिंग आती है तो पहला सपोर्ट है 23,610 का, ये छोटा सा सपोर्ट है। यदि गैप अप होता है तो एक काम करो, मैं गैप अप का एक्सपेक्टेशन नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर एक काम करते हैं, एक न्यूट्रल व्यू रखते हैं। तो डाउन साइड में कैसा रहेगा, निफ्टी में सपोर्ट कहाँ पर है आपका, सीधे सीधे 23,500, ये 550 भी हो सकता है, 500 मान के चलो, 23,500 ये पहला सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे यदि फिसलता है तो ये जो लो है लगभग 23,450 का, ये दूसरा सपोर्ट बनेगा।
और साथ ही साथ ये 20 डेमा है, उसको नहीं तोड़ना चाहिए, इतना आसान नहीं है उसको तोड़ना। देखो, यदि नीचे की तरफ गिरता हो बाजार में 20 डेमा टूटना थोड़ा मुश्किल है। यदि टूट जाता है तो फिर वापस से उसको रेजिस्टेंस मान लेना चाहिए, बिकॉज वो ऊपर की तरफ तोड़ना फिर मुश्किल हो जाता है, राइट। तो नीचे के सपोर्ट में आपका 23,450 है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। फिर भी 23,350 प्राइस एक्शन के हिसाब से एक अच्छा खासा लेवल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हो कि निफ्टी में एक आपके कल के पर्टिकुलर सेशन के लिए ये लेवल्स निकल रहे हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को। तो अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, करते हैं स्क्रीन को क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर अभी अपकमिंग सेशंस में यानी कि इस हफ्ते आपके पास कुछ कुछ मेजर ट्रिगर्स यूएस से आएंगे, जो कि है आपका कोर इन्फ्लेशन, कोर सीपीआई का डेटा बाहर से आएगा। फिर जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जेरेमी पवेल का जो फेड के चेयरमैन है, उनका भी कुछ कुछ स्टेटमेंट्स आएगा, तो उस चीज़ पे फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर हफ्ते। अब यदि मैं बैंक निफ्टी की बात कर लूँ तो बैंक निफ्टी में भी जो सेशन था एक अच्छा खासा वॉलेटाइल सेशन था। अप साइड में जो रेजिस्टेंस देखने को मिला, ऊपर में आपका लगभग था 50,625 के आसपास वो एक रेजिस्टेंस था, और डाउन साइड में जो सपोर्ट उसने लिया लगभग 50,000 के आसपास का लिया। यदि एग्जैक्ट वैल्यूज़ में जाऊँ तो अप साइड में था आपका 50,641 और नीचे में था 49,871। अब देखो यहाँ पर लॉजिक क्या करता है मैं वो बताता हूँ। हमारा लॉजिक यहाँ पर सिंपल सा ये रहता है कि डाउन साइड में उसका सपोर्ट 49,700, देखो मल्टीपल सपोर्ट्स है। एक है 50,000 का एक प्राइस एक्शन लेवल, फिर एक है 49,900 का एक प्राइस एक्शन का लेवल, ठीक है, और उसके बाद 49,700 का इसका एक मूविंग एवरेज का लेवल। तो यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट जोन में बैंक निफ्टी है। और ऊपर में रेजिस्टेंस में कहाँ पर है, रेजिस्टेंस में आपका लगभग 50,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल, जहाँ पर आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट रहता है, और उसके बाद सीधे सीधे 50,650 के आसपास, जो कि उसने 625 होगा एग्जैक्टली, लेकिन वो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर आपका आपने रेजिस्टेंस देखा होगा 50,640 का बना, तो एग्जैक्टली उसी रेंज में बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया और एक वॉलेटाइल सेशन हमें देखने को मिला। अब यदि मैं बात करूं कि बैंक निफ्टी में देखा जाए तो उसने अपनी जो क्लोजिंग करी है डेली चार्ट्स पर, उसने अपने 200 डेमा के नीचे जाकर के उसने क्लोज करा है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा चीज़ और बताता हूँ, सपोर्ट उसने कहाँ से लिया, सपोर्ट उसने लिया है लगभग अपना जो 20 डेमा है, और 20 डेमा को वो तोड़ना नहीं चाहेगा। दूसरी चीज़ यदि मैं बात करूँ तो वीकली चार्ट्स के बेसिस पे आप देख सकते हो 50,538 यानी कि 50,500 से लेकर 600 के बीच में उसका 20 वेमा है। तो इस वजह से यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है उतना यहाँ पर अभी कमज़ोरी ज़्यादा नहीं दिखेगी। तो यदि मैं पूरे हफ्ते की बात करूँ तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में आपका डाउन साइड कहाँ तक रह सकता है, डाउन साइड में अगेन आप मान के चलो लेवल्स में कुछ खास चेंजेस नहीं है। 50,000 का लेवल यदि ब्रीच होता है नीचे के लेवल में तो अगेन 49,850 जो अभी लो बना हुआ है कल के सेशन का, इसके नीचे यदि और जाता है तो 49,700 ये बहुत ही क्रूशल रहेगा, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका 20 डेमा है। अब यदि मान के चलो थोड़ा सा और वॉलेट, यहाँ पर एक्चुअली नीचे जाने का स्कोप अभी बहुत कम हो गया है, बिकॉज यदि मैं और भी थोड़े छोटे टाइम फ्रेम्स पर भी जाऊँ तो यहाँ पर 49,700 और 49,650 के बीच में एक अच्छा खासा सपोर्ट आता है। तो इसको जहाँ तक है बैंक निफ्टी ब्रीच नहीं करेगा, और वेव फॉर्म के एनालिसिस के हिसाब से भी बैंक निफ्टी इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। अब यदि मैं ऊपर की बात कर लेता हूँ तो अप साइड में कैसा रहेगा, अप साइड में आपका जो रेजिस्टेंस है वो मेन रेजिस्टेंस आपका 50,500 है, क्योंकि यहाँ पर 500 से लेकर के 50,650 इसके बीच में आपका कई सारे मूविंग एवरेजेस हैं, चाहे डेली बेसिस पे हो चाहे वीकली बेसिस पे हो। इसको ऊपर में ब्रीच करता है तो बैंक निफ्टी 51,000 यानी कि एक्चुअली मैं थोड़ा कंजर्वेटिव व्यू लूँ तो 50,950 यहाँ तक जाने का दमखम रखता है, और यहाँ पर बैंक निफ्टी एक पहला रेजिस्टेंस वीकली बेसिस पे अच्छा खासा लेना चाहिए। यदि और ऊपर ब्रीच होता है तो फिर हम लोग 51,200 तक का भी घर देख सकते हैं। एग्जैक्टली यदि मैं बात करूँ तो इस पॉइंट तक आ सकता है बैंक निफ्टी, लेकिन ये लगभग एक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बुलिश ओवर बुलिश हो जाएगा। व्यू हमेशा थोड़ा सा आपको शॉर्ट टर्म ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म रखना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी कौन से कैसे कैसे लेवल्स यदि ब्रीच करता है। देखा जाए तो मोमेंटम जो है और जो व्यू है वो पॉजिटिव बन रहा है इस पर्टिकुलर हफ्ते के लिए, और यहाँ पर हमें ज़्यादा दिक्कतें नीचे के लिए नहीं दिखनी चाहिए। तो ये रहा आपका वीकली एनालिसिस। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो।
अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस पर। तो यहाँ पर यदि मैं 15 मिनट के चार्ट पर चलता हूँ, यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर है, चलिए वो देख लेते हैं। सपोर्ट जो है वो आपका लगभग मान के चलो 50,000, एक्चुअली 200 तो है ही, लेकिन यहाँ पर मान के चलो 50,000 एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। इसके नीचे ब्रीच हुआ तो 49,870 ये दूसरा सपोर्ट हो गया। फिर आपका 49,008, एक्चुअली 820 से लेके 870 के बीच में है, लेकिन इसको यदि ब्रीच करता है तो 49,700 बहुत अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। अप साइड की मैं बात कर लेता हूँ तो 50,200 तो ऑलरेडी है ही, लेकिन यहाँ पर मान के चलो 50,400 ये एक पहला रेजिस्टेंस है छोटा सा। इसके ऊपर निकलता है तो 50,500, फिर उसके बाद आपका 50,650 के आसपास आता है, लेकिन अपने थोड़ा कंजर्वेटिव व्यू रखेंगे तो 50,630 मान के चलो, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का कल का लेवल्स। आप चाहो तो इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ये कई सारी इन्फॉर्मेशन जो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं वो ये एक नॉलेज शेयरिंग का काम होता है। और आप चाहो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव मार्केट में। हम लोग आपको कई सारी लॉजिक सिखाते हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉजिक की बात करते हैं, और क्या कोई भी लेवल यदि निकलता है तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है वो आपको चार्ट्स के द्वारा अच्छे से समझाते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा का पूरा एक कोर्स कराते हैं। तो आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जा करके आप हमारा एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हो, जिस पे हम लोग कुछ कुछ फ्री की स्ट्रैटेजीज भी हम लोगों ने डाल रखी हैं। तो आप उस चीज़ को भी जा करके देख सकते हो। तो अब चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।